शी इज डिजर्विंग, मैं समझता हूँ शी इज द बेस्ट कैंडिडेट। दूसरी जो इस वक्त जो एनएसए होता है, दो अपॉइंटमेंट्स बड़ी सीरियस होती हैं, एक जिस पे तुलसी गैबर्ट बैठी है और दूसरी एनएसए। वो एनएसए जो नए बने हैं वो पहले यहाँ पे समोसा काकस जो भारतीय काकस है उसके वो को-चेयर रह चुके हैं। अभी कहा जा रहा है कि ये थिएटर जो है वॉर का ये बड़ा हो सकता है और इसमें पाकिस्तान की नाम जा रहा है कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। बलूचिस्तान, ग्रेटर बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं और जिस तरह कुर्दिस्तान में एक हुकूमत बनाई गई और स्टेट विद इन ए स्टेट, उस तरह से हमारे बॉर्डर के ऊपर भी आ जाए। खुदा ना खास्ता अगर रजीम चेंज होता है अंडर इजरायली ऑस्पिसेस, दैट मींस इजराइल का बॉर्डर इज ताफ्तान एंड इंडो इजराइल एक्सेस इज देयर, सो इट्स अ डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। जहां तक कनाडा की बात है तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इजराइल ने जब ये ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करा था, इजराइल का यही मतलब था कि रेजिम चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ही रेजिम चेंज है, यानी पुराने दिन वापस आएंगे, अयतुल्ला खमेनी की रेजिम को नस्तनाबूद कर दो। मोदी जी ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर तोड़ दिया। देयर इज नथिंग कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब, दैट इज ऑल अ हिस्ट्री। 50 सालों तक उम्मत का फुद्दू बनाने वाला पाकिस्तान आज कहता है इस्लामिक बम तो मेरे लिए, मेरा डिटरेंस मेरे लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी ना। तो भैया जो तुम खैरात बटोर रहे थे इस्लामिक बम के नाम पे, वो क्या था? इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो अपनी पॉपुलैरिटी एक तरह से खो चुके हैं। बहुत ज्यादा कनाडा में भी उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ भी ना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो अब मजबूर हो जाएंगे हेड ऑफ स्टेट का ओहदा लेने के लिए। ये अब उनकी जिद नहीं होगी, मजबूरी होगी। याद होगा मैंने जब ईरान से तस्वीर आई थी, मोदी ने जो ये कहा है उस टेलीफोन कॉल के अंदर ही कि जी हमें अमेरिका की सालसी जो है ना कश्मीर के ऊपर, वो कबूल नहीं है। हमें ये लग रहा था कि शायद ट्रंप से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए, ट्रंप बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो गया कश्मीर को लेकर, तो इंडिया को भी काबू कर लेगा ट्रंप। सफारती लेवल पर सेटबैक है। अमेरिका को ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान की, अड्डे हों, जासूसी करवानी हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो। अगर वहाँ पर कोई रजीम चेंज, अब ऊपर से बम मारने से तो रजीम चेंज नहीं। पता नहीं किस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया में। हालांकि कोई भी सिनेरियो को डिस्कस किया जाता है तो 2-5% उसमें पॉसिबिलिटी रहती है। अब देखिए, हम सबको पता है कि ईरान में जब ये खुमैनी वाली गवर्नमेंट है, उससे पहले वहाँ पर उस टाइप की गवर्नमेंट थी जिसको सपोर्ट था अमेरिका का, और अमेरिका की फेवर वाली गवर्नमेंट थी। लेकिन फिर वहाँ पर एक रिलीजियस मूवमेंट आई और खुमैनी उसके बाद चढ़ बैठा। चलिए ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हुई और तब से वो एंटी अमेरिका चल रहा है। लेकिन अब ये न्यूज़ है कि हो सकता है कभी भी कि जैसे सीरिया के अंदर हुआ वैसे ईरान के अंदर भी हो सकता है कि तख्ता पलट हो जाए और प्रो अमेरिका वाला कोई ग्रुप है जिसको सरकार में बिठाया जाए। और अगर ऐसा होता है, अमेरिका की फेवर वाली सिचुएशन होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि इजराइल वाली फेवर, तो फिर जो ईरान से जो ख़तरा था इजराइल को, वो अचानक से ख़त्म हो जाएगा और ईरान के अंदर भी इजराइल की घुसपैठ हो जाएगी। और इस टाइप की सिचुएशन में अगर आप समझो तो ईरान के अंदर प्रेजेंस इजराइल की मतलब कि वो पाकिस्तान तक पहुंच गया है। अब ये पता नहीं, जैसे मैंने कहा कि कोई भी सिनेरियो में 2-5% पॉसिबिलिटी रहती कि हो सकता है, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान को हमेशा के लिए कोई ना कोई दुश्मन चाहिए। तो फिलहाल जो है वो इंडिया साइडलाइन हो चुका है, इजराइल चल रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता के साथ जो चीज़ लिंक करती है वो ईरान बहुत बड़ा लिंक है, और ईरान एक फसील के तौर पे था हमारे और मशरिक़ वुस्ता के दरमियान। अगर ईरान में हुकूमत जाती है और एक नई पॉलिटिकल रियलिटी आती है, तो तल अवीव से लेके बलूचिस्तान तक एक ही पावर होगी जो रूल करेगी और वो आपके दरवाजे पे आ जाएगी। फिर हिंदुस्तान का जो ईरान के साथ ताल्लुक था उसमें फिर भी ईरान एक, अभी जो हुकूमत है वो एक तवाज़ुन रखती है, यानी ईरान के साथ एंगेज करती है क्योंकि वो ग्लोबल साउथ का मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक हद से ज़्यादा नहीं। अब अगर ये हुकूमत चली जाती है तो आपके एक तरफ हिंदुत्वा होगा और दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस होगा। और तीसरी बड़ी चीज़ जो हमें सोचने की है वो ये कि जब इराक पे हमला हुआ तो जो तरीका है, जो पैटर्न है इजराइल का, वो ये है कि वो इंटरनल बॉर्डर्स तब्दील कर देते हैं, यानी बैरूनी आपके सरहदें नहीं बदलती लेकिन अंदरूनी सरहदें बदल जाती हैं। जिस तरह लिबिया है, लिबिया में 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। इराक में
कुर्दिस्तान बनाया गया और कुर्दिस्तान की जो हुकूमत है वो अमली तौर पे उस पर इजरायली और ख़ास तरह का वही जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उनको ऑटोनॉमी है। तो हमारे लिए जो बड़ा एक चैलेंज होगा वो ये कि क्या ये तो नहीं कि बलूचिस्तान, ग्रेटर बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं और जिस तरह कुर्दिस्तान में एक हुकूमत बनाई गई और स्टेट विद इन ए स्टेट, उस तरह से हमारे बॉर्डर नहीं, लेकिन अदील मलिक साहब जो इजराइल ने जब ये ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करा था, इजराइल का यही मतलब था कि रेजिम चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ही रेजिम चेंज है, यानी पुराने दिन वापस आएंगे, अयतुल्ला खमेनी की रेजिम को नस्तनाबूद कर दो। यहां पे दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया यह रिपोर्ट करता है, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, 2 centrifuge manufacturing sites destroyed near Tehran, says IAEA. Fresh Israeli airstrikes resume. यानी कि ये ना इजराइल कह रहा है ना ईरान कह रहा है, ये IAEA की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 2 सेंट्रीफ्यूज मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को बर्बाद कर दिया है इजरायली एयरफोर्स ने। इजराइल डिफेंस फोर्सेस, ये साहब ऑफिशियल इनका ट्वीट गया है, द आईडीएफ स्ट्रक अ सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट एंड मल्टीपल वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द तेहरान एरिया, की एलिमेंट्स ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल प्रोग्राम्स, ओवर 50 IAF फाइटर जेट्स टारगेटेड, 50 से ऊपर इजरायली एयरफोर्स, जैसे हम लोग इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, दैट इज ऑल्सो IAF, ये इजरायली एयरफोर्स करते हैं, ये भी IAF कहते हैं, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। 50 इजरायली एयरफोर्स फाइटर जेट्स टारगेटेड अ फैसिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग सेंट्रीफ्यूजेस यूज्ड टू एनरिच यूरेनियम बियॉन्ड सिविलियन लेवल्स। यानी कि आप देखिए ना, आपको अगर 90% पे जाना है, आप इसको प्रोड्यूसिंग सेंट्रीफ्यूजेस टू एनरिच यूरेनियम, किस लेवल पे आप एनरिच कर रहे हैं? आपको अगर वेपन्स ग्रेड 60% पे, आप 70, 80, 90 पे जा रहे हैं, आपको वेपन्स ग्रेड बनाना है, तो भाई आपको सेंट्रीफ्यूज चाहिए, तो ये इन्होंने उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। दूसरी चीज, साइट्स मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स फॉर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स फायर्ड एट इजराइल, बैलिस्टिक मिसाइल। मैंने आपको समझाया था दोस्तों इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, क्विक एक रिवीजन कर लें इफ यू डोंट माइंड। देखिए साहब, इंटेंट है राइजिंग लायन, यानी कि तख्ता पलट, यानी कि जो लोग ईरान को इंटेंट दे रहे हैं, वो नियत दे रहे हैं कि तुम इजराइल को बर्बाद करो, एक तो उनको खत्म करो, राइट। और कैपेबिलिटी, ये कैपेबिलिटी है, सेंट्रीफ्यूज उड़ा दिए, यूरेनियम को एनरिच करने वाले सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की जो प्रोडक्शन प्लांट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स थी, उनको उड़ा दिया। अमेरिका को ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान की, अड्डे हों, जासूसी करवानी हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, अगर वहाँ पर कोई रजीम चेंज, अब ऊपर से बम मारने से तो रजीम चेंज नहीं होनी, बम मारते जाएंगे, अगर जो वहाँ पर लीडरशिप है वो बंकर्स के अंदर रहे, तो फिर वो ऐसे रजीम तो चेंज नहीं हो सकेगी। रजीम चेंज के लिए तो बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए या तो वहाँ पर खाना जंगी या कोई और मामला ऐसा करवाना पड़ेगा। उस तरह के मामलात में फिर किसी भी नेबर का किरदार जो है वो बहुत कलीदी होता है, और नेबर भी ऐसा जिसको अगर ऐसे मामलात में अफ़गानिस्तान में उसकी सारी ट्रेनिंग हो चुकी हो। अफ़गान जंग यही थी ना, खाना जंगी थी, उसमें तालिबान ने जितनी भी जंग की है उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट उनकी तरफ थी। ख्वाजा आसिफ ने तो खैर अगली ही बात कह दी थी कि हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं और हम दहशतगर्दों को ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन जर्नली तालिबान के साथ सपोर्ट तो शामिल थी इस तरफ से। तो खाना जंगी में तो हमारी बड़ी ट्रेनिंग है, जो गुरीला वॉर है, तो उस तरह की चीज़ों में हो सकता है हमारी ज़रूरत हो। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें तो अब जो उनको ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने हमें बुलाया, हमें बताया कि आप ये काम करेंगे, हमने अग्री किया। जब मामला तय हो गए तो उन्होंने जाके अपने प्रेसिडेंट के सामने हमें बिठा दिया। तो ये बात तो हो गई तय कि अब हमने वादा कर लिया, अब इसको डिलीवर करना है। अब डिलीवर करने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि एक तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, नून लीग नाराज़ होगी इसमें से, और मीडिया भी देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि जिसमें बहुत हाई सेंटीमेंट होगा, क्योंकि हमारे मीडिया में बहुत सारे शिया मसलक से भी हमारे दोस्त हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी पेनिट्रेटेड हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग भी हैं। आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं, इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है, जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। तो अब पाकिस्तान में
इस बात पर बहस छिड़ गई है बहुत बुरी तरह से। नेशनल असेंबली में एक उनके एमएनए ने खड़े होकर ये कहा कि भाई ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने अपना आकाश समर्पित कर दिया, अपना आकाश समर्पित, अपना आसमान दे दिया अमेरिका को, अपना समंदर दे दिया अमेरिका को। जी हाँ, समंदर दे दिया अमेरिका को। ये कि पाकिस्तान ने यह भी अनुमति दे दी है कि पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में अमेरिका जो है वो अपनी गश्त इत्यादि लगा सकता है और ईरान के साथ सीमा जहाँ तक लगती है वहाँ तक वो पूरी तरह से अपनी पेट्रोल वेसल्स वगैरह यूज़ कर सकता है। और उसके बाद फिर उसको अगर गश्त करनी है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की तो भी वहाँ से कर सकता है। सिंध में ख़ास तौर से कराची में अच्छी खासी शिया पॉपुलेशन है, लगभग 25% शिया पॉपुलेशन है कराची में। हालांकि उनको दबा के रखा गया है, लेकिन वो शिया पॉपुलेशन भी अब रेस्टलेस हो रही है और वो जो जीए सिंध मूवमेंट है उसके साथ में खड़े होना चाहती है। सर, आपको क्या लगता है अभी जो इंतहाई अहम इजलास होने वाला है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वो इसी असना में स्ट्रेटजाइज करने के लिए, और फिर क्या पाकिस्तान कर सकता है? पाकिस्तान जो है उसने पूरी कोशिश की। देखें, जो पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप साहब को जो नोबेल पीस प्राइज के लिए जो नॉमिनेट किया गया था, मेरा ख्याल है कि ये कुछ जल्दबाजी की गई और इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट जो है उसको भी ऑन बोर्ड होना चाहिए था। आप ये देखिए ना कि आपको कितना एम्बेरस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आपने उनको नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, उसने अगले ही दिन ईरान पर हमला कर दिया। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये तो धोखाधड़ी की एक बहुत ही मैं लफ्ज घटिया तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इंतहाई कम तरीन सतह की एक धोखाधड़ी है ये। यानी कि एक प्रेसिडेंट जो है वो भी अमेरिका का, वो इस तरह का धोखा दे रहा है और उसको फिर जब उसने अपनी कामयाबी का ऐलान किया तो बड़े फातिहाना अंदाज में, यानी कि उसको ये ख्याल ही नहीं है कि मुझे जो वोट मिला है वो वोट मिला है एंटी वॉर जो स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिका का, उसने मुझे वोट दिया क्योंकि मैंने नारा लगाया था कि अब अमेरिका आइंदा से किसी जंग में नहीं जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ईरान को, पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को नहीं, अपने वोटर्स को भी उसने सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 14 जून को व्हाइट हाउस में 2 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की। ये 2 घंटे की मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया कि ईरान के मामले को आसिम मुनीर ज्यादा बेहतर जानता है, कई लोगों से ज्यादा बेहतर जानता है। लेकिन उसी डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसने 2 हफ्ते की मोहलत दी थी और कहा था कि मैं मौका देना चाहता हूं बातचीत को, मुज़ाकरात को, ईरान के साथ बात हो जाए, मामला तय हो जाए, जंग की तरफ हम नहीं जाना चाहते, 2 हफ्ते के बाद मैं फैसला करूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान के चंद ही दिन बाद ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन इस हमले में किसकी सरहद इस्तेमाल हुई? क्या पाकिस्तान की सरहदों को अमेरिका ने इस्तेमाल किया? क्या पाकिस्तान की जो एयर स्पेस थी उसको अमेरिका ने इस्तेमाल किया? मुनीर पाकिस्तान वापस आ गया। अब मुनीर को यह नहीं पता था कि जिस देश के साथ 1 महीना पहले वो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम खा के आया है, ये कसम खा के आया है, ये बोल के आया है कि मैं तुम्हें अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तक दे सकता हूं, उसी देश पर उसी देश पर वही आदमी जिसको ये नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहा है और इसका भिखारी देश रिकमेंड कर रहा है, उसी देश पर वही आदमी जाकर B-2 बॉम्बर से बमों की वर्षा कर देगा। ये इसको नहीं पता था। ये हो गया इसके साथ बहुत बड़ा दांव जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा था यार, ये डोनाल्ड ट्रंप इसको भुला क्यों रहा है, इस भिखारी को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? तो अब सबके समझ में आ गया है, इज्जत मिल रही थी इसको सिर्फ इसलिए कि तुम हमें रिकमेंड करोगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस भिखारी को खाना खाते हुए ये नहीं बताया कि तुम्हारी रिकमेंडेशन के बाद तुम्हारे पड़ोसी पर हम बम मारने जा रहे हैं, और वहां इन्होंने ईरान के ऊपर बम मारा और इधर सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के ऊपर दे दनादन बम पड़ रहे हैं। रोटी की कीमत नाजरीन आसमान को छू रही है। गैर मुल्क, पड़ोसी मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मैडम शेख,
राजनाथ साहब ने फिर ऑपरेशन संदूर का जिक्र किया। वुड पाकिस्तान भी नेक्स्ट, यानी पाकिस्तान अगला निशाना तो नहीं होगा? तो मैं आपको यकीन से ये बात बताना चाहता हूँ अपने तमाम लोगों को आपके ज़रिए कि वो आराम से आज रात सोएं और कल भी सोएं। इंटरेस्टिंग न्यूज़ कल आई कि भाई शी जिनपिंग, 11 जिनपिंग इफ आई मे, इज नॉट अटेंडिंग ब्रिक्स। तो चाइना को झटका ब्राजील ने दिया है और भारत को दूल्हे राजा बनाया है और मोदी जी को सर पर बिठाया है। वो इसके लिए अटेंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि ब्राजील ने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्टेट डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। एक एपिसोड हुआ है कल और परसों बीजिंग में कि वहाँ पर पाकिस्तान और भारत के डिफेंस मिनिस्टर्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आमने सामने। यार कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा? मुझे पहले ये बताएं, कौन सा इलाका है, कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान अब इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। ये हालत कर दिया हमारे यहाँ के सियासतदानों ने। What about post-conflict intelligence sharing? You know, this is of course a very rich harvest for China. Let me. You know, these days the countries which are close to each other, strategically speaking, they do share, intelligence. This is very normal if we are sharing any. हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया का नाउजुबिल्लाह, दुनिया का अजीम तरीन आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, जिसमें आटा इतना महंगा, रोटी इतनी महंगी, चावल पैदावार करने वाला वही दूसरा बड़ा मुल्क। Information which we have, which can threaten us or the Chinese, because Chinese also have problems with India. इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, इनको समझाएं। वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ टेररिज्म, हमने बंद कर दी है। उस प्रेसिडेंशियल डिनर में, उस राजकीय भोज में जो मुख्य अतिथि बनाए गए हैं, वो ब्राजील ने घोषणा की है कि वो माननीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है भारत की, चाइना की और ब्राज़ील की। अब देखिए, कुछ ना कुछ समय पर जियोग्राफिकली अगर आप देखो, जियोपॉलिटिक्स में देखो, तो चेंजेस आते रहते हैं। अब सबको ऐसा लग रहा था कि भी यूएस के बाद अगर किसी कंट्री को रिलेशन बढ़ाए जा सकते हैं जिसके साथ वो था चाइना, या फिर वो है चाइना। लेकिन अब देखा जा रहा है कि चाहे ग्लोबल साउथ की बात हो या फिर कहे कि यूएस हो, यूरोप हो, इस टाइप के जो कंट्रीज़ है या फिर ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ है, वो यूएस को तो पता नहीं इतना भाव देते नहीं देते, लेकिन अब वो चाइना को इग्नोर करके सीधा इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने की बात है कि उनको स्टेट डिनर पर बुलाया गया है। अब देखिए, स्टेट डिनर पर बुलाना मतलब कि वो एक बहुत बड़ी बात होती है और सारी चीज़ें उसको लेकर यहाँ पर फॉलो की जाती है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि पूरी दुनिया में मैसेज गया है, और पिछले जो दिनों से, कुछ दिनों से चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस वर्सेस इंडिया, उसमें पूरी दुनिया ने देखा है कि भाई ठीक है, अगर आप इंडिया के साथ रिलेशन रखते तो इंडिया बेहतर रिलेशन रखता है, लेकिन अगर आप इंडिया के साथ रिलेशन बिगाड़ना चाहते या फिर उसको प्रेशराइज करना चाहते तो इंडिया प्रेशराइज्ड नहीं होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। ब्रिक्स समिट अभी ब्राजील में होने वाली है। इस साल जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील की है और जुलाई 6 और 7 को होने वाली है। और उसके अंदर ब्रिक्स के अलावा जो 5 नए मेंबर हैं जिनको ब्रिक्स प्लस बोला जाता है, उसमें यूएई है, ईरान है, इंडोनेशिया है, इथियोपिया है और इजिप्ट है। और ये 5 नए मेंबर्स अभी लास्ट ईयर ही हमने देखे थे, उनको इंडक्ट किया गया। और अब ब्रिक्स का जो ग्लोबल जीडीपी में जो स्थान है वो 37% है, 37 to 39% है। जबकि G7 जो वेस्टर्न देशों का एक कंबाइंड नेटवर्क है, उसका जो जीडीपी है दैट इज अराउंड 30%। तो राइट नाउ ऐसा है कि आप देखेंगे कि अमेरिका इज गोइंग टू कीप अ वेरी क्लोज वॉच ऑन व्हाट्स हैपनिंग एट द ब्रिक्स समिट। अभी बताया जाता है कि ब्रिक्स समिट में फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स शी जिनपिंग एक तरह से वो इस बार अटेंड नहीं करने वाले। अब बताया जा रहा है कि वो इसके लिए अटेंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि ब्राजील ने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्टेट डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी
इवन आफ्टर द ब्रिक्स समिट ब्राजील में रहने वाले हैं और वो स्टेट विजिट करके वहां पे और भी बहुत सारे करार ब्राजील से करेंगे। आपको मालूम है कि जो ब्राजील के अभी करंट प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, उनका और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा है। और आपने देखा है कि उन्होंने यूएस से एक तरह से फाइट कर चुके हैं और उन्होंने बोल दिया है कि अगर ट्रेड रिलेशंस हम आपके साथ नहीं करेंगे तो हम चाइना के साथ कर लेंगे। और इसी के भरोसे वो एक तरह से यूएस से फाइट ले रहे थे। बट चाइना जैसा चाइना है वो हमेशा एन मौके पे धोखा देता है, तो इस बार उन्होंने धोखा दे दी। और जी ने क्या बोला था, जी जिनपिंग ने, क्योंकि हम ऑलरेडी लूला डी सिल्वा को 2 बार मिल चुके हैं, इसके लिए कोई मतलब नहीं है। इसके लिए ये देखेंगे कि चाइनीज प्रीमियर ली क्यांग जो उधर नंबर 2 पोजीशन पे है वो आने वाले हैं। इवन आपने देखा होगा भारत के अंदर जो G20 समिट हुई थी उसमें भी ली क्यांग ही आए थे। तो कहीं ना कहीं जब जी जिनपिंग को अगर किसी मीट को महत्व नहीं देना रहता है तो वो अपने नंबर 2 को भेज देते हैं। और इस बार नहीं आने का रीजन एक ही है कि जी जिनपिंग को लग रहा है कि सारा सेंटर स्टेज मोदी जी को मिलेगा। इसके लिए वो नहीं चाहते कि ओवरशैडो हो जाए, तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है मीटिंग को स्किप कर देते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये स्किप क्यों किया गया। क्या रियल रीजन ये है कि वो मोदी जी से ओवरशैडो हो गए या ये न्यूज बनाई गई है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, चाइना के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं। इवन मार्क मोबियस ने भी बोला है कि शायद शी जिनपिंग के दिन बहुत कम हो गए हैं और वहां पे एक तरह से शी जिनपिंग के जो आर्मी जनरल्स है उनको पर्च किया जा रहा है, उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन से हटा रहे हैं। और यहाँ तक ऐसे हैं उनके जो क्लोज एड थे जैसे वांग यी है, वो एक तरह से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। चाइना के अंदर एक इंटेंस पावर स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि शी जिनपिंग आपको मालूम है CCP के जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, फिर चाइनीज मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी है। ये तीनों पोजीशन एक ही आदमी को रहने से चाइना में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। और इसके लिए जो डेप्यूटी चेयरमैन है चाइनीज मिलिट्री कमीशन के, वो एक तरह से ट्राई कर रहे हैं कि जी जिनपिंग ने जिनको भी अपॉइंट किया है उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबल ट्रांजिशन होता है तो एक तरह से स्मूथ ट्रांजिशन हो। इसके लिए जो उनकी शक्ति है उनको हटाया जा रहा है। और देखिए ऐसा है कि पहले बताया जाता था कि जी जिनपिंग के साथ उनकी स्पाउस भी उनके साथ रहती थी, आजकल वो दिखाई नहीं देती है। और चाइना में स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि उनको एक तरह से नजरबंद भी कर रखा है और बहुत सर्वेलेंस के अंदर उनको भेजा जा रहा है। तो ये भी एक न्यूज है। देखिए अब चाइना के अंदर बताया जाता है कि जो खबर होती है वो एक्चुअली प्लांटेड होती है और जो रूमर्स होती है वो एक्चुअल खबर होती है। तो ये मैंने दोनों पर्सपेक्टिव दे दिया। बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ब्राजील के जो प्रीमियर है उन्होंने BRI की जो समिट हो रही थी BRI के अंदर उन्होंने चाइना का BRI रिफ्यूज कर दिया ज्वाइन करने के लिए। आप ये देखेंगे कि इंडिया के अलावा ब्राजील ने भी BRI में ज्वाइन करने से मना कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो इस तरह से भी चाइनीज प्रीमियर शायद गुस्से में है, ये मीडिया में फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है। अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान को रिजेक्ट किया जाता है और इंडिया के साथ मामला तय किए जाते हैं। सिर्फ बांग्लादेश नहीं और बहुत सारी कंट्रीज ऐसा करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज आपको दास्तान बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान में मौजूद इस्राएली नवाज हुकूमत ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है। हीरा मंडी वाले इस समय पूरी तरह से ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, सूरत हाल मजीद बदतर होने वाली। चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान ने अमेरिका की लाइन लेकर भारत के साथ सेम पेज पे होते हुए एब्सटेन किया है इस मामले से। पाकिस्तान US के लिए स्पाइंग कर रहा है। देखिए 200 जहाज सर, ये बहुत बड़ा एक फिगर है और सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि मुस्लिम ममालिक से होता हुआ जब हमारे गद्दार जर्नल
भारत के साथ खड़े हो जाते हैं। आंसू गैस के शेल इतने चल रहे हैं वहां पे, कहते हैं कि चेहरा पहचाना नहीं जाता। ताड़ साहब, हमारी डेस्टिनेशन क्या है? दूसरी बात, एक तो मुस्लिम उम्मा की बात ना किया करें। देयर इज नो मुस्लिम उम्मा, ये हमारे लिए एक ऐसे ख्वाब हमने देखा हुआ है। जना साहब बात तो कर सकते हैं, एक गाली जड़ी सी कर सकते हैं, मैं तनकीद तो कर सकती हूँ, मैं सवाल तो उठा सकती हूँ, मतलब दुख होता है, तकलीफ होती है, बात तो कर सकते हैं ना, शायद किसी का ज़मीर झंझोड़ा जा सके। और हमारा देसी नेतन्याहू अमेरिका बैठा हुआ है। ये वक्त है अमेरिका में अपना बूथा दिखाने का। इसका मतलब है वही हुआ जो पाकिस्तान के साथ हुआ। 2 दिन पाकिस्तान पर हमला होता रहा, दुनिया खामोश रही, बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ड्यूरिंग दिस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी आप देखें ईरान ने खुलकर आपका साथ नहीं दिया। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि अब हमें नहीं देना चाहिए, हमें तो देना है, हम तो देंगे ब्रदर इस्लामी मुल्क का साथ। मैं जानना चाहता हूँ इनको क्या मिला, क्या है इनको भाई। इतना खौफजदा, क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। टांगे कांप रही थी, किस तरह से टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था। कैसे ईरान को कंडम करें, कैसे देखिए हम नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन फिज़ा खान जिनको आप सब जानते हैं, अब वो अपने पैनल में मुस्लिम उम्मा कर रही थी, लेकिन एक पैनलिस्ट है जो कि हमें आए दिन देखने को मिलते हैं, वो भाई साहब का कहना है कि देखिए मुस्लिम उम्मा जैसा कुछ नहीं रहा। और देखिए मुझे भी यही लग रहा है कि मैं जब से पिछले 10-15 सालों से जब से पाकिस्तान को फॉलो कर रहा हूँ या फिर पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि एक मुद्दे पर सारे के सारे कंट्रीज़ जो हो एक पॉइंट पर आ चुके हो। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। किसी भी मुद्दे पर अगर आप देखो मुस्लिम उम्मा में, तो सऊदी का पॉइंट अलग होगा, सऊदी और यूएई मोस्टली एक साइड होंगे, ईरान एक दूसरी तरफ हो सकता है, कतर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, और पाकिस्तान तो दल्ले की तरह घूमता रहता है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। और वो भी खुद को ट्राई करता है कि भाई मैं अपने आप को खुद से सबसे बड़ा मुसलमान बताऊँ, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि उसकी इतनी रिस्पेक्ट है नहीं जितनी रिस्पेक्ट अरब कंट्रीज़ की है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। ये बनाया जा रहा है कि हाफिज साहब बड़ी चालाकी से खुद अमेरिका गए हैं ताकि अमेरिका को ये तासुर ना जाए कि पाकिस्तान ईरान के साथ है, यही तासुर जाए कि अमेरिका के साथ है। लेकिन असल में पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में चुपके से अपना एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को पकड़ा दिया है, अपने मिसाइल भी ईरान को पकड़ा दिए और कहा जी अपना पेंट शेंट मार के और आते शाते लिख के और इसराइल की तरफ मार दो। और इसीलिए कुछ मिसाइल वहां गिरे भी, वरना ईरान के पास तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ये वो झूठी कहानियां हैं जो हमें 78 साल से सुनाई जा रही हैं। औकात क्या है मैं आपको वो बताता हूं। ये खबर पढ़े, इंडिया पाकिस्तान ऑन सेम पेज ऑन वोटिंग IAEA's रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। आलमी एटमी तवानाई का जो इदारा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कहता है कि ईरान तमाम जो चीजें हैं, लवाजमात है, उसको पूरा नहीं कर रहा। इस पर वोटिंग होती है इस रेजोल्यूशन पे। वोटिंग में क्या होता है? एज पर वोटिंग पैटर्न द रेजोल्यूशन बैक्ड बाय द US एंड यूरोप। ये रेजोल्यूशन अमेरिका और यूरोप लेकर आए। इसको 19 वोट मिले फेवर में, जबकि रूस, चीन और बर्किना फासो ने इसके खिलाफ वोट दिया। रूस ने, चीन ने और बर्किना फासो ने खिलाफ वोट दिया कि ईरान कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है या ईरान पूरी तरह से जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहा है। इस पर चीन, रूस और बर्किना फासो ने स्टैंड ले लिया, लेकिन 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग the US and European nations supported the resolution, while Russia, China and Burkina Faso voted against. 11 countries, including India and Pakistan, abstained from voting. कुछ समझ आया? चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान ने अमेरिका की लाइन लेकर भारत के साथ सेम पेज पे होते हुए एब्सटेन किया है इस मामले से। यही वो चीजें हैं, और ये हमले से एक दिन पहले ये रेजोल्यूशन आता है और ये पास होता है कि जी ईरान एटमी मामलात के हवाले से वो पूरा नहीं कर रहा जो लवाजमात जरूरी हैं। ये मेरे पाकिस्तानियों साजिश थी। इसमें इन लोगों ने ये सोचा कि हम अमेरिका और इसराइल को नाराज ना कर दें, तो ये न्यूट्रल होकर खड़े हो गए। अगर इसके हक में वोट दे देते तो पाकिस्तान में और ज्यादा जलील होते,
तो ये ऐसी चित्र चलाकियां करते हैं। असल में इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा। एवरीथिंग इज प्लान्ड। मेरे पाकिस्तानियों, इतना इतना हिस्सा भी आलमी ताकतों ने प्लान करके रखा होता है और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। और हमारा देसी नेतन्याहू अमेरिका बैठा हुआ है। ये वक्त है अमेरिका में अपना बूथा दिखाने का। जब अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान को कुचल के रखने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान में कितनी ज्यादा आबादी है, अहले तशी की, हमें सब कुछ सोचना, डायनामिक सोचने पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर के। फिर ईरान हमारा हमसाया है जो मुस्तकिल हमसाया है, खत्म नहीं हो जाना उसने। जैसे अफगानिस्तान मुस्तकिल हमसाया है, हमने 30-40 साल वहां जंगें करवा के, कभी फेवर में कभी खिलाफ, कभी फेवर में कभी खिलाफ करवा के, और आज देख लें हमने उनको भी दुश्मन बना लिया है। ईरान के साथ भी हमारा यही हाल होना है। तो हम हैं वो मीर जाफर और मीर सादक जो इस टाइम पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। हमें अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें रूस और चीन के इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए था कि हमने अगर वोट दे दिया तो अमेरिका इल्जाम लगा देगा तुम रूस और चीन के साथ खड़े हो, अच्छा अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते। इतना खौफजदा, क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। एक मोमिन सिर्फ अल्लाह से डरता है, और इतना खौफ, शर्म आ रही है मुझे ये सारी सूरत हाल देख के। यद्यपि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने एक कंडोम उछाला, उन्होंने इजराइल को कंडेम किया ये कह के कि आई कंडोम, बाद में ऑफ कोर्स उसको चेंज कर दिया, लेकिन वो कंडोम वाला जो उनका ट्वीट है वो पूरी दुनिया में वायरल है। ये तो उन्होंने अवश्य किया, लेकिन जब मैटर आया जहाँ पर फॉर्मली कुछ करना था तो भाई साहब चिकन आउट हो गए। और उसके बाद ये पता चल रहा है कि ईरान और पाकिस्तान की ये जो बाउंड्री है, यहाँ पर इनके पूरे एसेट्स डिप्लॉयड है। मतलब इनके सर्वेलेंस वाले जो प्लेन हैं, आपको पता है कि वो साब वाले और कुछ चाइनीज़ प्लेन हैं, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वाले, वो सारे के सारे यहाँ पर उड़ रहे हैं। यहाँ, अरे भाई यहाँ क्यों उड़ रहे हो? भारत की तरफ तो अब तुम उड़ते नहीं। भारत ने तो तुम्हारे सारे के सारे प्लेन ग्राउंड कर दिए। भारत ने जब आक्रमण किया तो आपने अपने सारे F-16, अपने सारे F-17 और सारे आपने जितने भी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वाले जितने भी जहाज़ थे वो सारे के सारे ग्राउंड कर दिए। इस समय ये पूरा यहाँ पर बिजी है कॉरिडोर लगातार। क्यों कर रहे हो भाई? यहाँ से ये US को इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहे हैं।